और यहीं से पहली अनुसूची की शुरुआत होती है। तो पहली अनुसूची, इसमें भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का जिक्र है। ये तो भारत का ऑफिशियल कानूनी नक्शा हुआ। सही। मैंने जो पढ़ा उसमें यह भी था कि जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे तेलंगाना बना, या किसी की सीमा बदलती है, तो बदलाव इसी में होता है। सही बात है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन हुआ, तब से लेके आज तक इसमें कई बदलाव हुए हैं। ये अनुसूची हमें बताती है कि भारत कहने पर कानूनी तौर पर उसका मतलब क्या है। इसके बिना तो देश की भौगोलिक पहचान ही अधूरी है। बिल्कुल। अच्छा, तो नक्शा तैयार हो गया, अब देश चलाने वालों की बात करते हैं। दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और सीएजी जैसे बड़े पदों पर बैठे लोगों के वेतन और भत्तों की बात। लेकिन ये सिर्फ एक सैलरी स्लिप से तो ज्यादा ही कुछ है ना? बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक सैलरी स्लिप नहीं है, ये लोकतंत्र का एक सुरक्षा कवच है। सोचिए, अगर किसी जज को अपने वेतन के लिए सरकार की तरफ देखना पड़े, तो वो निष्पक्ष फैसला कैसे दे पाएगा? बिल्कुल, क्या वो कभी सरकार के खिलाफ फैसला दे पाएगा? ये अनुसूची उस निर्भरता को खत्म करती है। ये इन पदों की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, ताकि वे बिना किसी डर या लालच के अपना काम कर सकें। ये तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। इस लिस्ट में राष्ट्रपति, राज्यपाल, जजों का जिक्र है, लेकिन प्रधानमंत्री का क्यों नहीं? क्या उनकी आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी नहीं? बेहतरीन सवाल है। इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री का वेतन संसद एक सांसद के तौर पर तय करती है। वो संसद सदस्य वेतन अधिनियम के तहत आता है। अच्छा। ये अनुसूची खास तौर पर उन पदों के लिए है जिन्हें कार्यपालिका मतलब सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष रहना है। न्यायपालिका और राष्ट्रपति जैसे पद सीधे तौर पर सरकार के अधीन नहीं होते, इसलिए उनकी स्वतंत्रता को इस तरह संवैधानिक गारंटी दी गई है। समझ गया। पैसों के बाद आता है वादा। तीसरी अनुसूची जो शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में है। जी। मंत्री, सांसद, विधायक, जज, ये सभी पद संभालने से पहले संविधान की रक्षा और देश की सेवा की शपथ लेते हैं। और ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये लीगली जरूरी है। इस शपथ के बिना कोई अपनी कुर्सी संभाल ही नहीं सकता। ये एक सार्वजनिक वादा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है देश की जनता के साथ कि वो संविधान के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। हाँ, और ये उन्हें संविधान के प्रति जवाबदेह भी बनाती है। तो नींव का आखिरी पत्थर है चौथी अनुसूची। ये बताती है कि राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। जी। और इसका आधार जनसंख्या है। हाँ, जनसंख्या। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सीटें सबसे ज्यादा हैं। ये तो सीधा सीधा गणित लगता है, जो कि परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा ही इसीलिए जाता है। सही। ये अनुसूची सुनिश्चित करती है कि केंद्र के फैसलों में हर राज्य की आवाज हो। हाँ, उसकी आबादी के हिसाब से। बिल्कुल, उसकी आबादी के हिसाब से। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो हमने देश की नींव, नेताओं की शपथ और राज्यों की आवाज की बात कर ली। लेकिन भारत तो सिर्फ शहरों और राज्यों का देश नहीं है। यहाँ बहुत विविधता है, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में। उनके लिए क्या कोई खास व्यवस्था है? बिल्कुल है, और यहीं पे संविधान की खूबसूरती दिखती है। 5वीं और 6ठी अनुसूची इसी के लिए है। अच्छा। ये इस बात का सबूत है कि हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि एक साइज सब पर फिट नहीं होता। कुछ समुदायों और क्षेत्रों को विशेष संरक्षण की जरूरत है। मैंने पढ़ा कि 5वीं अनुसूची मध्य भारत के कई राज्यों जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होती है। कहा गया कि इसका मकसद आदिवासियों को शोषण से बचाना है। लेकिन ये काम होता कैसे है? जमीन पर क्या व्यवस्था बनाई गई है? होता ये है कि इस अनुसूची के तहत राज्यपाल को असाधारण शक्तियां दी जाती हैं। वो एक जनजातीय सलाहकार परिषद मतलब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाते हैं। अच्छा। जो आदिवासियों के कल्याण पर सलाह देती है। सबसे बड़ी शक्ति यह है कि राज्यपाल संसद या विधानसभा के किसी भी कानून को उस आदिवासी इलाके में लागू होने से रोक सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं। अगर उन्हें लगे कि वो कानून वहां के लोगों के हित में नहीं है? जी, ये एक तरह का फिल्टर है। और फिर 6ठी अनुसूची जो सिर्फ 4 राज्यों के लिए है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन दोनों में फर्क क्या है? ये हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसका फर्क स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी के स्तर का है। इसे समझने का एक आसान तरीका है। 5वीं अनुसूची कहती है हम आपकी रक्षा करेंगे। ओके। जबकि 6ठी अनुसूची कहती है
आप अपनी रक्षा खुद करें। अरे वाह, ये तो बहुत साफ हो गया। मतलब एक में प्रोटेक्शन है, दूसरे में सेल्फ गवर्नेंस। बिल्कुल। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों मतलब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का गठन होता है। ये परिषदें सिर्फ सलाहकार नहीं है, ये छोटी छोटी सरकारें हैं। छोटी सरकारें? हाँ, इन्हें अपनी जमीन, जंगल, शादी ब्याह और यहाँ तक कि छोटे मोटे दीवानी और फौजदारी मामलों पर खुद कानून बनाने और न्याय करने का अधिकार है। ये असल में स्वशासन है। तो अब देश का ढांचा भी बन गया और सबसे कमजोर तबकों के संरक्षण का भी इंतजाम हो गया। लेकिन देश असल में चलता कैसे है? मतलब कौन से फैसले दिल्ली में लिए जाएंगे और कौन से लखनऊ या चेन्नई में? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहीं पर 7वीं अनुसूची की एंट्री होती है, जिसे शायद इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर कहा जा सकता है। इसे भारतीय संघवाद की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये शक्तियों का बंटवारा करती है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच रोज रोज झगड़ा न हो। और इसमें वो 3 मशहूर सूचियां हैं, है ना? जी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कुछ विषय केंद्र के लिए, कुछ राज्यों के लिए और कुछ दोनों के लिए। ये तो शक्तियों का बहुत साफ बंटवारा लगता है। हाँ, बंटवारा तो है, लेकिन ये साफ शब्द थोड़ा पेचीदा है। संघ सूची में तो ठीक है, रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, इन पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। और राज्य सूची में? पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य। हाँ, लेकिन असली खींचतान होती है समवर्ती सूची में। जिसमें शिक्षा, वन, विवाह जैसे विषय हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो खींचतान क्यों? क्योंकि अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों में टकराव हो तो हमेशा केंद्र का कानून ही माना जाएगा? बिल्कुल केंद्र का कानून ही मान्य होता है। और हमने हाल के दिनों में देखा है, चाहे वो कृषि कानून हो या शिक्षा नीति, इन विषयों पर केंद्र और राज्यों के बीच अक्सर तनाव बना रहता है। तो बंटवारा है, लेकिन इसमें केंद्र का पलड़ा थोड़ा भारी है। शक्तियों के बंटवारे के बाद अब बात करते हैं आवाज की, मतलब भाषाओं की। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। और इस मान्यता के बहुत गहरे मायने हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, ये हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता का जश्न है। जिन भाषाओं को इसमें जगह मिलती है उन्हें सरकारी संरक्षण मिलता है। आप उनमें यूपीएससी जैसी परीक्षा दे सकते हैं। और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हीं भाषाओं में दिए जाते हैं। सही। ये दिलचस्प है कि शुरुआत में सिर्फ 14 भाषाएं थीं, अब 22 हैं। इसका मतलब ये लिस्ट भी समय के साथ बढ़ी है। बिल्कुल। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन सबको बाद में जोड़ा गया। आज भी कई भाषाओं को इसमें शामिल करने की मांग उठती रहती है, जैसे राजस्थानी या भोजपुरी। तो ये दिखाता है कि भाषा भारत में सिर्फ संवाद का जरिया नहीं, बल्कि पहचान और राजनीति का भी एक अहम हिस्सा है। बहुत अहम। तो अब हम उन आखिरी 4 अनुसूचियों पर आते हैं जो मूल संविधान में थी ही नहीं। ये समय के साथ भारतीय राजनीति की नई जरूरतों और चुनौतियों से निपटने के लिए जोड़ी गईं। सही कहा। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ सांस लेता है और खुद को बदलता है। और इसकी शुरुआत होती है 9वीं अनुसूची से, जो थोड़ी पेचीदा है। इसे पहले ही संशोधन में जोड़ दिया गया था ताकि जमींदारी खत्म करने और भूमि सुधार जैसे कानूनों को अदालतों में चुनौती न दी जा सके। एक तरह की कानूनी ढाल। हाँ, उस समय इसकी जरूरत महसूस की गई क्योंकि जमींदार अपने मौलिक अधिकारों का हवाला देकर हर भूमि सुधार कानून को कोर्ट में चुनौती दे रहे थे। तो सरकार ने इस अनुसूची में कानूनों को डालकर उन्हें न्यायिक समीक्षा से इम्यून कर दिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। IR कोयलो केस 2007 का। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और कहा कि ये ब्लैंकेट इम्यूनिटी अब नहीं चलेगी। मतलब ये कि अगर इस अनुसूची में डाला गया कोई कानून संविधान के मूल ढांचे जैसे कि मौलिक अधिकार या कानून के शासन का उल्लंघन करता है, तो अदालत उसकी समीक्षा कर सकती है। यानी अब ये ढाल असीमित नहीं है। इस ढाल के बाद आती है 10वीं अनुसूची, जो तो बहुत ही मशहूर है, एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून। हाँ, आया राम गया राम वाली राजनीति। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला हर कोई इसके बारे में जानता है। इसे 1985 में इसी राजनीति को रोकने के लिए लाया गया था,
जब विधायक और सांसद अपनी मर्जी से पार्टियां बदलते थे और सरकारें गिरा देते थे। इसके तहत अगर कोई चुनावा प्रतिनिधि अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी विप के खिलाफ वोट करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। जी, लेकिन ये कानून भी तो विवादों से घिरा रहता है। अक्सर ये सवाल उठता है कि फैसला करने वाले स्पीकर या सभापति का पद खुद कितना निष्पक्ष है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमने ये भी देखा है कि विधायक इस्तीफा देकर या पूरी की पूरी पार्टी का गुट बनाकर इस कानून से बचने के रास्ते निकाल लेते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कानून का इरादा राजनीतिक स्थिरता लाना था, लेकिन इसके अमल और इसके लूपहोल्स पर आज भी बहस जारी है। यह दिखाता है कि कानून बनाना एक बात है और जमीनी हकीकत दूसरी। और अब हम अपने सफर के आखिर में पहुंचते हैं, जहां शासन दिल्ली के बड़े दफ्तरों से निकलकर हमारे घर के सबसे करीब आता है। 11वीं और 12वीं अनुसूची, पंचायत और नगरपालिका। ये भारतीय लोकतंत्र में एक क्रांति की तरह था। 1992 में 73वें और 74वें संशोधन के जरिए इन्हें जोड़ा गया। यह सत्ता के विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा कदम था। हाँ, 11वीं अनुसूची पंचायतों को कृषि, सिंचाई, पीने का पानी, ग्रामीण सड़कें, स्वास्थ्य जैसे 29 विषय सौंपती है। और 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं को शहरी योजना, पानी की सप्लाई, सड़कें, स्ट्रीट लाइट और साफ सफाई जैसे 18 विषय देती हैं। तो जो हमारा शुरू का थीम था कि ये अनुसूचियां नक्शे से शुरू होकर गांव की गली तक पहुंचती हैं, वो यहाँ आकर पूरा होता है। बिल्कुल। इसका मूल विचार है स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय शासन। जो समस्याएं एक गांव या एक मोहल्ले के लोग रोज झेलते हैं, उनका समाधान भी वहीं के लोग करें। यही लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाता है।